नमस्कार दोस्तों, फ्री शिको में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज का जो मेरा लेसन होगा वो ज्योमेट्री होगा और जीरो टू हीरो मैं लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूं। जिनको कुछ नहीं आता ज्योमेट्री में या जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है वो मेरे साथ इस लेसन्स में जुड़कर वो सभी एक से एक डिफिनेशंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरा जो समझाने का जो तरीका होगा वो पूरा डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करके बताने का होगा और ये जो होगा डे टू डे लाइफ से रिलेट करके जो मैं बताऊंगा वो आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात क्या होगा कि ये मैं अभी बेसिक लेक्चर्स डाल रहा हूं और ये जो बेसिक लेसन्स है ये डिफिनेशन है और इसके बाद जो मैं लेसन्स लेकर आऊंगा वो क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा। और ये बहुत ही जिनको डर लगता है ना वो सभी मेरा पूरा फुल वीडियो देखें और उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर ज्योमेट्री है क्या और ज्योमेट्री कितना सिंपल है। भले ही आपको डर लगता है बट ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर मेरे साथ पूरे लेसन्स को देखते हैं, जितने भी मैं लेसन्स अपलोड करता हूं वो सभी के सभी देखते हैं, तो मेरा दावा है कि आप एक भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में छोड़कर नहीं आएंगे। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए ज्योमेट्री की, मतलब कि ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना होता है, जियो प्लस मेट्री। क्या? जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जो हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट में जो भी शेप्स हैं, चेयर हो गए, व्हीकल्स हो गए, होम हो गए, लैंड हो गए, सर्कल्स हो गए, स्फीयर हो गए, गोला हो गए, जो भी आप देख रहे हो थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं? जिसको हम लोग उठा सकते हैं, या फिर प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक पेपर पे सर्कल मैंने बना दिया, वृत्त बना दिया, तो ये क्या हो गए? ये प्लेन फिगर हो गए। तो जो भी फिगर हम देख सकते हैं ह्यूमन आई से, उसको हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? तो ज्योमेट्री वाले सेक्शंस में करते हैं, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द शेप्स एंड प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री जो है आकृतियों और उनके गुणों के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड होते हैं? क्योंकि कुछ फिगर जो होते हैं हमारे लाइफ में वो प्लेन फिगर होते हैं जिनको हम पेपर पे बना सकते हैं, और कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिनको हम लोग उठा सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, उसको भी हम लोग पेपर पे बना सकते हैं। बट वो सॉलिड फिगर जिसको हम लोग उठा सकते हैं वो सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जो सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और वैसे फिगर्स क्या हो सकते हैं? घन हो सकते हैं, प्रिज्म हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, जिससे हम लोग बेलन या गोला बोलते हैं। ठीक है, क्यूब्स, प्रिज्म, सिलेंडर, स्फीयर, बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बुक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्यूब से पूछे जाते हैं, घन से पूछे जाते हैं, प्रिज्म से पूछे जाते हैं, सिलेंडर से पूछे जाते हैं, बेलन से पूछे जाते हैं, बकेट से पूछे जाते हैं, जिसे बाल्टी बोलते हैं, उससे पूछे जाते हैं। ये हो गए सॉलिड ज्योमेट्री की बात। अब हो गई प्लेन ज्योमेट्री की बात। प्लेन ज्योमेट्री में समतल ज्योमेट्री जो है वो वैसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे लाइंस हो गए, सर्कल्स हो गए, पॉलीगॉन्स हो गए, जिसको हम लोग पेपर पे बना सकते हैं। लाइन क्या है? लाइन क्या है? तो लाइन को हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल क्या है? इस तरह का है, इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन में ट्रायंगल्स, बहुभुज जिसको बोलते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं वो सब के सब पॉलीगॉन में आते हैं। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? रेखाएं पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, बहुभुज पढ़ते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? सॉलिड ज्योमेट्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? घन ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं? घन, प्रिज्म, सिलेंडर या बेलन, गोला, ये सब हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की, थोड़ा सा मैं डायमेंशंस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मेजरमेंट की बात होती है तो वहां डायमेंशन होता ही होता है। तो डायमेंशन है क्या एक्चुअली? तो जो भी हम लोग मेजर करते हैं किसी भी चीज का, अगर मान लो ये हमारा एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं, मान लो इसको हम नाम देते थे ए बी सी एंड डी। तो ये क्या है? ये लेंथ है। लेंथ बोले तो लंबाई, और ये
ये क्या है, लेंथ है, ये एडी जो है वो लेंथ होंगे, एडी, ठीक है। और ये क्या है छोटे वाले, ये यहाँ पे ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, ब्रेथ हो जाएंगे। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ जो है ना एक ऐसा वर्ड है, हम चाहे तो एडी को भी ब्रेथ कह सकते हैं, हम चाहे तो एडी को लेंथ कह सकते हैं, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो जिस साइड का लंबाई ज्यादा होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। जिसका लेंथ, जिसका जो एडी का जो मेजरमेंट है, एडी का जो नाप है, अगर हम एडी साइड को नापते हैं तो ये लंबा आता है किसके मुताबिक में, ए बी के बारे में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और जो छोटा रहता है उसको चौड़ाई बोलते हैं। हालांकि आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ मान के क्वेश्चन बनाओगे कोई गलत नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूं जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी को भी आप लेंथ किसी को भी आप ब्रेथ लेकर बनाएंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक फिगर है तो उसमें आपको सिस्टमेटिक चलना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है और अच्छे से चलना है। तो अच्छे से चलने के लिए जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसको हम लोग लेंथ मानेंगे और जिसकी लंबाई कम होगी उसको हम लोग ब्रेथ मानेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन होते क्या है, अगर ये चतुर्भुज है तो इसको हम बोलेंगे कि कितने साइड्स हैं, चार साइड्स हैं, चार भुजें हैं। तो चार भुजें में ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल साइड है। तो जो इक्वल साइड है वो कितने सेंटीमीटर का है, मतलब कि ब्रेथ, ब्रेथ का मेजरमेंट कितना है, कितना सेंटीमीटर है, लेंथ का मेजरमेंट कितना सेंटीमीटर है। अगर ये हाइट होता तो हाइट का मेजरमेंट कितना सेंटीमीटर है, या थिकनेस होता तो थिकनेस का कितना सेंटीमीटर का है। तो इसमें तो लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए दो ही डायमेंशंस है। कितने डायमेंशंस हुए, दो डायमेंशंस हुए। जब सॉलिड फिगर की बात होती है तो मिनिमम तीन डायमेंशंस होंगे, जैसे चेयर हो गया, कुछ भी क्यूब्स हो गया, घन हो गया, प्रिज्म हो गया, बेलन हो गया, ये सभी सॉलिड फिगर है जिसको हम लोग हाथ से उठा सकते हैं। तो उसमें क्या होंगे, लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और हाइट्स होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो कुछ पॉइंट्स आप नोट करके रखिए कि पॉइंट अगर हम बात करते हैं एक पॉइंट में तो ना ही इसमें लेंथ होगा, ना ही इसमें ब्रेथ होगा और ना ही इसमें थिकनेस या हाइट होगा, ना ही इसमें थिकनेस या हाइट होगा। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट हैज नो डायमेंशन। क्यों, क्योंकि डायमेंशंस में क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और मोटाई होते हैं या ऊंचाई होते हैं। मोटाई बोलो या ऊंचाई बोलो, अगर हम एक फिगर की बात करते हैं, सॉलिड फिगर की बात करते हैं, तो ऊंचाई भी बोल सकते हैं और मोटाई भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम मान लो एक क्यूब बनाया, एक घन बनाया, ठीक है, ये ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, तो ये हो गया लेंथ, चौड़ाई, ये हो गया ये ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। और ये जो है ना, ये जो हो गया यहां से यहां तक, ये क्या है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग थिकनेस भी बोल सकते हैं, मतलब मोटापा भी बोल सकते हैं, मोटापा। जैसे मान लो एक लकड़ी का तख्ता हो गया, ये लकड़ी का तख्ता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ इतना मोटा है ये, तो ये मोटाई ही तो हाइट बोलते हैं ना, इसको मोटाई को ही क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, क्या हो गया, लंबाई हो गया। और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो ये तो हो गई छोटी सी बात, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, लाइन को एक ही डायमेंशंस में रखा जाता है। क्यों, क्यों इसमें सिर्फ लेंथ ही होता है। अगर ये लाइन है तो इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ है। प्लेन फिगर की बात करते हैं तो दो डायमेंशन होता है। क्यों दो डायमेंशन होता है, अगर आप स्क्वायर बनाते हो तो इसमें क्या है, लेंथ है, लंबाई है और ब्रेथ है।
चौड़ाई है, दो ही डायमेंशन हुआ ना, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, कितना डायमेंशन हो गया, दो डायमेंशन हो गया। अगर आप क्या बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, कितना डायमेंशन हो गया, लेंथ और ब्रेथ, दो डायमेंशन हो गया। अगर आप क्या बना रहे हो, ट्रेपीजियम बना रहे हो, ठीक है, तो कितना डायमेंशन हो गया, दो डायमेंशन हो गया, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब ये हाइट मत करना कि हाइट, क्योंकि देखो जो भी फिगर है, जो भी फिगर हम बनाते हैं पेपर्स पे, तो उसमें मोटाई नहीं होता, उसमें हाइट नहीं होता। अगर हम ये सर्कल ही बना रहे हैं तो इसमें मोटाई है क्या, नहीं है, लेकिन दो डायमेंशन है इसमें, एक डायमेंशन से आ जाएगा, एक डायमेंशन से आ जाएगा। अगर हम सर्कल को देखें एक साइड से, अगर इधर से हम देखना चालू करें तो ये सर्कल हमको एक लाइन दिखेगा, अगर हम इधर से देखना चालू करें तो एक सर्कल से ये इस तरह की लाइन दिखेगा, तो ये दो डायमेंशन हुए ना। तो सर्कल्स में भी दो डायमेंशन होते हैं, जितने भी प्लेन फिगर है ना वो सभी में सभी दो डायमेंशन होते हैं, और जितने भी सॉलिड फिगर हैं जिसको हम लोग उठा सकते हैं उन सभी में कितने डायमेंशन होते हैं, तीन डायमेंशन होते हैं। क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थिकनेस बोल सकते हैं, मोटापा बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफिनेशंस बहुत ही बेसिक पॉइंट से। तो हम बात करते हैं अगर पॉइंट की, तो पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैं डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज अ पॉइंट। Point is a geometric object having no dimensions and no property other than its location। मतलब कि कोई भी अगर पॉइंट है तो एक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई भी डायमेंशंस नहीं है, कोई भी डायमेंशंस नहीं है और कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। सिर्फ ये क्या दिखाता है, ये एक लोकेशंस दिखाता है। अगर हम एक बात करते हैं कि ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस अगर आप फिलहाल थोड़ा देर के लिए भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस मैं बता देता हूँ, सब तरह से मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पे पॉइंट डाल दिए तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हाँ ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से, तो ये लोकेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हाँ इस कॉर्नर से कितना दूर है, या इस लाइन से कितना दूर है, या इस लाइन से कितना दूर है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक लोकेशन दिखा रहा है। इसीलिए पॉइंट का कोई थिकनेस नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होता, ये सिर्फ एक लोकेशन को बताता है, ठीक है। क्या है, पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिक लोकेशन, इट हैज नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ, ठीक है। एक बिंदी ज्योमिति में एक स्थान है, इसका कोई आकार नहीं है, यानी लंबाई नहीं है, गहराई नहीं है और न ही चौड़ाई है। तो वैसे हम लोग उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बिंदु बोलते हैं, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। याद रखना, पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल्स में हम लोग ऐसे डाल सकते हैं जो हमने बताया ये, ठीक है। लोकेशंस अगर बात करते हैं, इसका हम एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग एक यहाँ पे बना देंगे वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर हम लोग एरो मार देते हैं। बताते हैं, मैं पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ये 0 0 ओरिजिन होता है, मतलब ये लोकेशन इसका है 0 0। अगर हम ये पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये डॉट से दिखा सकते हैं कि यहाँ से ये कितना लोकेटेड है, या ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया, ये एक्स डिस्टेंस हो गया और ये वाई डिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ओरिजिन से बात करते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा, ठीक है। ये हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे, सिर्फ आप यहाँ पे एग्जांपल लिख लो आगे। अभी तो ज्योमेट्री शुरू भी नहीं हुआ है, टेंशन क्यों लेते हो, पूरा खत्म करके मैं जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं लाइन का, तो लाइन पढ़िए। लाइन को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं, रेखा को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं, तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट एंड इट इज वन डायमेंशनल फिगर विच हैज ओनली लेंथ, नो विड्थ, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन अप टू इन्फिनाइटली। कहने का मतलब ये है कि लाइन जो है ना वो एक पॉइंट का सेट है, पॉइंट का सेट है, पॉइंट का सेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशंस होता है, वो होता है लेंथ, उसका कोई ब्रेथ नहीं होता। और ये जो होता है ना वो कहीं तक भी इन्फिनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। एक रेखा बिंदुओं का एक समूह है और यह एक
आयामी आकृति है जिसकी केवल लंबाई होती है और कोई चौड़ाई नहीं होती। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ठीक है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। इसे असीम रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल अगर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं इसका, तो ये बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना होता है। आपको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मिलकर बना होता है। ये छोटा छोटा पॉइंट्स मिलकर बना होता है और इतना नजदीक पॉइंट्स होता है ना कि हम लोग को ये लाइन दिख जाता है। ये सब पॉइंट का सेट है। ठीक है, ये पॉइंट का सेट है और ये इधर एक एरो, एक इधर एरो, और ये जो हम लोग को दिखता है ना, वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये हो गया क्या? लाइन। ये कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता। ठीक है, लाइन कभी भी बड़ा नहीं हो, छोटा और बड़ा है छोटा नहीं हो सकता। लाइन, ध्यान देना जो हम वर्ड बोल रहे हैं, लाइन कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइन हम उसे बोलते हैं जिसका कोई अंतः बिंदु तो है ही नहीं। तो ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा ना जी। ये इन्फिनाइट तक इधर से भी जाएगा और ये इन्फिनाइट तक इधर से भी जाएगा। ये इन्फिनाइट तक इधर तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक इधर जाएगा। ये इन्फिनाइट तक इधर जा रहा है, ये इन्फिनाइट इधर भी जा रहा है। अगर हम दो लाइन की बात करते हैं, एक ये इतना छोटा ले लेते हैं, एक इतना बड़ा ले लेते हैं, तो दोनों इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी अनंत तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको भी अनंत तक बना सकते हैं, इसको भी अनंत तक बना सकते हैं, इधर वाले साइड को भी अनंत तक बना सकते हैं। तो कभी भी दो लाइन को बड़ा छोटा कहना गलत है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हो गई लाइन की बात। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट की हम लोग मेजरमेंट किसका करते हैं? लाइन सेगमेंट का करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बनाओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बनाओ बोलते हैं। तो ये रेखा एक्चुअली कौन सा हो गया? रेखा खंड हो गया ना ये। क्यों खंड हो गया? क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स कर देते हो कि वो कितना सेंटीमीटर का हो रहा है, वो 6 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो जब आप फिक्स कर दे रहे हो कि वो 6 सेंटीमीटर का है, तो वो रेखा कैसे रह गया? वो तो रेखा खंड हो गया ना, वो रेखाखंड हो गया। जैसे ये आप लाइन है, इसमें से हम कट कर दिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे नाम दे दिए ए और बी। तो ए और बी क्या है? ए और बी रेखा खंड है। जबकि अगर हम इस लाइन को नाम दे देते हैं एल, तो एल क्या है? लाइन है। लाइन तो अनंत तक जा सकता है, ये इधर से भी अनंत तक जा सकता है और ये इधर से भी अनंत तक जा सकता है। एल क्या था? लाइन था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं? रेखाखंड बता रहे हैं। तो रेखाखंड में क्या होगा? वो उसका एक डिफिनिट शेप मिल जाता है उसको। ठीक है, उसका एक डिफिनिट शेप मिल जाता है। ठीक है, और लाइन का एक भाग है जो दो अंतिम बिंदु जिसमें होते हैं, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे अगर इंग्लिश में डिफाइन किया जाए तो अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो अगर हम ये लाइन की बात करते हैं, अगर ये लाइन है तो एक पार्ट हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, और कह देते हैं मान लो कि ये ए बी जो है ना जी, वो कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का ले लो, चाहे जितना भी सेंटीमीटर एक फिक्स कर देते हैं। चलो 8 सेंटीमीटर फिक्स कर देते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर ए बी जो है ना, वो क्या है? वो रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। ए बी क्या हो गया? रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। इसको हमने मेजरमेंट दे दिया है। तो दे दिया है तो दो एंड पॉइंट हो गया, एक ए एंड पॉइंट हो गया और दूसरा बी एंड पॉइंट हो गया। पहला अंत बिंदु ए हो गया, दूसरा अंत बिंदु बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रे की बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण। किरण क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी क्या है? लाइन का एक हिस्सा है जिसमें क्या होता है? सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो मान लो कि ये हमारा लाइन है और इसको हम टुकड़ा दो भाग में बांट देते हैं ए, और इसको हम इधर वाला ऐसे अरेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये क्या है? एक अंत बिंदु आ गया ना, एक एंड पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट हो गया। और इसमें क्या था? एक एंड पॉइंट यहां था और एक एंड पॉइंट यहां था।
लेकिन इसमें क्या है, सेकंड वाले केस में एक ही एंड पॉइंट है, ये तो अनंत अनंत तक जाएगा ना, ये तो अनंत तक जाएगा। तो एक रे जो होता है ना, एक किरण जो होता है उसमें एक ही एंड पॉइंट होती है और दूसरा जो सिरा है वो अनंत तक जाता है। मतलब a ray is a part of line which has only one end points and one side will extend to infinity। अब हम इसका एग्जाम्पल कैसे दें, तो सूरज से हम लोग को क्या मिलता है, किरण मिलता है, रे मिलता है। तो सूरज क्या है, अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है तो सन से ही रेज निकलती है और ये अनंत तक जाती है, पृथ्वी तक जाती है और भी बहुत दूर तक जाती है। तो वो क्या है, ये रे है, इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई रे का डिफिनेशन। ये सभी के सभी आपको डिफिनेशंस याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जा सकता है तो कई बार आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शंस करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें जब हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब रे की बात हो गई, लाइन सेगमेंट्स मैंने बता दिया, रे की बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, तो लाइंस मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है। लाइन, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो एंड पॉइंट नहीं होता तो हम ये लाइन एक तो बना दिए, दूसरा एक लाइन बना देते हैं भाई जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये बना देते हैं। अगर हम इस लाइन को नाम दे देते हैं L1 और इसको हम दे देते हैं L2, नाम कुछ भी से दे सकते हो, A1 A2 B1 B2, कुछ भी A B कुछ भी नाम दे सकते हो, एज इट इज तुम्हारी मर्जी। ज्योमेट्री यही तो है, ज्योमेट्री में यही मजा है कि आप जितना मर्जी उतना नाम डाल दो, आपको जो अच्छा लगे वो नाम डाल दो, मार्क्स तो उतना ही मिलने वाले हैं और अच्छे से लिखते हो मार्क्स फुल मिलने वाले। तो देखो लाइन 1 और लाइन 2, अब इसको हम लोग पैरेलल लाइंस कब बोलेंगे, जब इन दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस, कहीं भी आप ड्रॉ कर रहे हो, कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ले लो, अगर ये सभी के सभी क्या है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। अगर ये 8 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, सभी क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब दो लाइन के बीच का जो दूरी है ना, वो हर एक पॉइंट पे अगर इक्वल आता हो तो उसे हम लोग पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वो दो रेखाएं, वो दो रेखाएं जो आपस में कभी एक दूसरे को ना काटे, जो आपस में एक दूसरे को कभी ना काटे, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं बोलते हैं। टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन फिगर, इन अ प्लेन which do not intersect at any point are said to be parallel lines। और ये जो लाइंस है ना, वो दो ही नहीं हो सकते, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2, जितना मर्जी उतना आप बना लो। ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, चाहे तो आप कहीं तक एक्सटेंड कर दो, कहीं तक एक्सटेंड कर दो, नहीं काटने वाले हैं। अब हम पूछेंगे, ये पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बताना चाहेंगे कि क्या ये पैरेलल लाइंस है, क्या ये पैरेलल लाइंस है, क्या ये पैरेलल लाइंस है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि लाइन का मतलब क्या होता है, कहीं दूर तक जा सकता है, तो इसको हम दूर तक भेजाएं, इसको भी दूर तक भेजाएं, ये क्या काट दिया कि नहीं काट दिया यहाँ पे, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। कौन सी लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब आपस में काटने वाला लाइन है। इसको क्या बोलेंगे, आपस में काटने वाला लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लाइन हम लोग उस पैरेलल लाइंस उसी को बोलेंगे जिसमें तुम आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, ये वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखना है। अब हम ये क्या बोल दें, ये पैरेलल लाइंस है,
ये पैरेलल रे है, लाइंस नहीं, ये पैरेलल रे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ हो गया, एक एंड पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये क्या थे? ये रे थे ना जी, ये भी रे थे, तो पैरेलल रेज हैं, ठीक है। ऐसे पैरेलल रेज हैं। अब कुछ ये सब छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंकरेंट लाइंस की। तो कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं? यदि किसी बिंदु से 3 या अधिक रेखाएं गुजरती है तो उन्हें समवर्ती रेखाएं कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर एक बिंदु से, ये सब आप नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लीजिए और एक दो बार बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये वीडियो को आप प्लेलिस्ट में अपने सेव भी कर लीजिए हमेशा देखने के लिए। बीच बीच में कुछ दिन पर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको सब रिवीजन हो जाएगा, आप कहीं भी बैठकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको शायद कहीं मिले ना। तो कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं कि अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देते हैं। अगर ये पॉइंट है, यहाँ से क्या गुजर रहे हैं? बहुत सारे लाइंस गुजर रहे हैं, 2 गुजर रहे हैं, 3 गुजर रहे हैं, या बहुत सारे गुजर रहे हैं लाइंस, ठीक है। सभी में क्या रहेंगे? एरो रहेंगे, तभी तो लाइंस बन जाएंगे ना। अगर ये लाइंस हैं और ये पॉइंट से गुजर रहे हैं तो ये कौन से, ये क्या कहलाएंगे? ये कंकरेंट लाइंस कहेंगे, समवर्ती रेखाएं इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समवर्ती रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? समवर्ती रेखाएं बोलते हैं। एग्जांपल्स में आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारे लाइंस हो गए। कितने लाइंस हो गए? 1, 2 और ये 3 हो या 4 हो, जो भी है, 4 भी बना सकते हो, जितना मर्जी उतना बना सकते हो, 2 से अधिक बना सकते हो, L4, ठीक है। तो ये क्या है? समवर्ती रेखाएं हैं। इन सभी का सभी, ये डायरेक्ट डिफिनेशन एग्जाम पे नहीं आते हैं, लेकिन आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें कंकरेंट लाइंस, समवर्ती रेखाएं डिफाइन किया, ये पॉइंट मिलेंगे उसमें, तो समवर्ती रेखाएं पता रहेगा तभी तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तभी तो उसका फिगर बना सकते हो। और जब फिगर नहीं बनेगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पॉइंट्स का यूज होता है। ज्योमेट्री यही सब पॉइंट्स से तो मिलकर बना है ना जी। अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस की, तो ट्रांसवर्सल लाइन कहते किसको है? ठीक है, तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? कई बार हिंदी में भी ट्रांसवर्सल लाइन ही बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है, देखिए, अगर ये दो कोई रेखा है, अगर वो कोई 2 रेखा है और इसको कोई काटने वाला तीसरी रेखा आ जाए, तो जो काटने वाला रेखा है ना, जैसे L, अगर हम रेखा को A और B डाल दें तो L जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। अब ये चीज हम आपको दिमाग में फिट करना चाहते हैं कि जनरली ये जो लाइन होगा ना, ए एंड बी जनरली पैरेलल लाइंस रहेंगे। हालांकि पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगे तो भी उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे जो काट रहा है, लेकिन मोर देन 80% क्वेश्चंस आपको ट्रांसवर्सल लाइन का वहीं आएंगे जहां पे ए और बी लाइन पैरेलल रहेंगे और उसको एक काटने वाला रेखा होगा जिसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लाइन कुछ इस तरह का भी है और ये रेखा काट दिया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये रेखा आपस में पैरेलल है और इसको काट दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। और ये L3, कुछ भी नाम दे दो, नाम तो तुम्हारे ऊपर है, मैंने बताया ना कि नाम कुछ भी दे सकते हो। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल्स की हो गई। अब ट्रांसवर्सल का भी वैसा ही आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बीच में क्वेश्चन में ट्रांसवर्सल वर्ड, ट्रांसवर्सल लाइन का यूज किया हुआ मिलेगा, तो ट्रांसवर्सल लाइन आप समझोगे तभी तो आप ट्रांसवर्सल फिगर बना पाओगे ना जी। तो इसीलिए ये वर्ड को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है, संगत कोण होते क्या है। ठीक है, तो संगत कोण वो होते हैं, संगत कोण की अगर हम बात करें, क्या संगत कोण की अगर बात करें, तो जब भी ये दो पैरेलल लाइंस रहेंगे, जब भी दो पैरेलल लाइंस रहेंगे, अगर हम बात करते हैं लाइन L1 और लाइन L2 और एक ट्रांसवर्सल इधर से गुजर गया, ट्रांसवर्सल को हम कैपिटल T लिख दे क्या, मेरे मर्जी, हम कुछ भी लिख दें। आपको बताया ना कि ज्योमेट्री इसलिए तो इंटरेस्टिंग है ना, वो आपकी मर्जी के हिसाब से चलता है, आप जो चाहो मन वो नाम दे दो। ठीक है, तो चलो हम ये T क्या डाल देते हैं, ट्रांसवर्सल डाल देते हैं। T क्या है, ट्रांसवर्सल, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें क्या होंगे, ये जो एंगल है ना, ये एंगल 1, और ये जो है ना, ये भी क्या होंगे, एंगल 1। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये कि इस लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा पे एंगल बना, इस लाइन के जो ऊपर वाले हिस्से में जो कोण बना, और इस वाले लाइन पे जो ऊपर वाले सेक्शंस में कोण बना, ये L1 पैरेलल है L2 के। कहने का मतलब ये कि जो दो लाइन मैंने बनाया ना, L1 और L2, ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होना ही होना है, पैरेलल अगर नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 हो गया ना, एंगल 1, अगर हम इसको एंगल 2 दे दे, हमारी मर्जी, कुछ भी नाम डाल दे, तो यहाँ पे क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे जब ये लाइन क्या है, पैरेलल रहेंगे तो। अब ये ऊपर में जो अगर हम इधर एंगल बना देते हैं ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान दो, जौन से साइड पे नीचे वाला पे एंगल बन रहा है, वही साइड में ऊपर में एंगल बन रहा है। नीचे में इस साइड में लेफ्ट साइड में एंगल बन रहा था, ऊपर में भी लेफ्ट साइड में एंगल बन रहा था, तो ये दोनों आपस में क्या, इक्वल हो जाएंगे जब ये लाइन ये आपस में समानांतर रहेंगे तब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि तो इधर भी तो होगा ना, ये एंगल ऊपर वाला लाइन में हम नीचे वाला एंगल बात करते हैं, और नीचे वाला लाइन में नीचे वाला एंगल की बात करते हैं, तो ये दोनों ही एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल 5 अगर हम इसको नाम दे दें और इसको एंगल 6 दे दें, तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो साइड में जो एंगल ऊपर में बन रहा है, जो साइड में जो एंगल नीचे में बन रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर दें ये वाला का, तो ये वाला ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी पैरेलल लाइंस का केस होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अभी हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं क्योंकि हमें कुछ और भी बताने है इसमें, तो कुछ और बताने के लिए तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं वर्ड बता रहा हूं ना, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान दे दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी चीज को आप नोट्स बना के पढ़िए। मैं दूसरा कहीं और पढ़ने की आपको बोलूंगा भी नहीं, और कोई बुक उठाने के लिए बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि जो मैं डिफिनेशन एक बार बता दिया सो बता दिया। ये बुक में, कोई भी बुक में खोजेंगे तो ये परफेक्ट और ये बिल्कुल 100% वही लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर भले ही उसका लैंग्वेज समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब यही होता है। तो अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए,
corresponding angles always be equal if there is a case of parallel lines. सेकेंड, कोरोस्पोंडेंस एंगल, इसका जस्ट उल्टा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स लिखिए, एस लगा दीजिए। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट नॉट बी इक्वल। कब इक्वल नहीं होंगे? जब वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। मस्ट नॉट बी इक्वल इफ देयर इज अ केस ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। देयर इज अ केस ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। तो जब भी पैरेलल लाइंस का केस होगा तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब भी नॉन पैरेलल लाइंस का केस होगा तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एंगल तो फॉर्म होंगे, कोरोस्पोंडेंस एंगल भी बनेंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट किसमें था? संगत कोण में था। कहने का मतलब ये कि संगत कोण हमेशा इक्वल होगा जब भी पैरेलल लाइन का जिक्र किया जाए, और संगत कोण इक्वल नहीं होगा जब हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस क्या हो गए? वैसे लाइन जो आपस में एक दूसरे को काट देंगे, कहीं ना कहीं काट देंगे, उसी को तो नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे ना। जो पैरेलल हो गए वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और जो नॉन पैरेलल लाइंस हो गए वो एक दूसरे को काट देंगे। और वैसे लाइंस जो एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो ये हो गई थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात। Now come to the next point, alternate interior angles, वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो वैसे कोण, यहाँ पे भी केस सेम है। जब भी पैरेलल लाइन का केस होगा ना, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो ये क्या है? इसको हमने बताया ना कि अभी ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। जो दो पैरेलल लाइंस को काटे या कोई भी दो लाइन को काटे तो इसको टी मान लेते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर बोले तो आंतरिक तो आंतरिक कौन कौन हो गया? एक दो तीन चार, यही चार हो गया। अब अल्टरनेट है मतलब वैकल्पिक है, मतलब ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल की बात हो रही है। मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल की बात हो रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैकल्पिक आंतरिक कोण में ऐसे ही कुछ होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो जब भी केस पैरेलल लाइंस का हो, जब भी केस पैरेलल लाइन का हो, जब भी केस पैरेलल लाइन का हो, तो क्या होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 2 इक्वल होंगे इफ केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन का केस होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे, और जब नॉन पैरेलल का केस होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि करस्पॉन्डिंग के केस में होता था कि अगर पैरेलल लाइंस है तो इक्वल है, पैरेलल लाइंस नहीं है तो अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तो जो भी हम लाइंस की अभी जिक्र कर रहे हैं ना, तो अगर पैरेलल लाइंस है तो वो एंगल इक्वल्स है, और अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो वो एंगल्स इक्वल नहीं है। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? ये दो लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में ही इक्वल होंगे, ठीक है। और नॉन पैरेलल के केस में क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। तो अगर ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है,
ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी चलो एरो मार देते हैं इधर, ठीक है। तो एक्सटीरियर बाहरी कोण कौन से होंगे, एक कोण ये हो जाएंगे और ये भी तो बाहर ही है, अंदर वाला को छोड़ दिए तो एक ये हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा क्या, एक ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो कोण है एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, ये अल्टरनेट है और एक्सटीरियर है। कैसे अल्टरनेट है, देखिए ये बाहर में राइट साइड में कोण बना तो ये बाहर में लेफ्ट साइड में कोण बना, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ऊपर में लेफ्ट साइड में बना और ये नीचे में राइट साइड में बना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मैं बताता हूँ डिटेल्स में कि ये एंगल इक्वल्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना नोट करते जाइए कि कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अभी तो एंगल्स की शुरुआत भी नहीं हुई है, ये तो मैं लाइंस और लाइन सेगमेंट बता रहा हूँ, अभी तो एंगल्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको कोई भी एंगल्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं चाहता हूं कि ज्योमेट्री का एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुस जाए, कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं ज्योमेट्री में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर की, यहाँ पे समझ गए कि जब भी पैरेलल लाइंस का केस होगा तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, और अगर पैरेलल लाइन नहीं रहेगा तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल नहीं रहेंगे, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे कि ऊपर में मैंने बताया कि जब भी पैरेलल लाइंस का केस होगा तभी ये एंगल्स आपस में इक्वल रहेंगे, अगर पैरेलल लाइंस का केस नहीं होता है तो ये आपस में एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की, तो अगर ये दो लाइंस है और आप क्या है, पैरेलल है, ठीक है, दो लाइंस है और ये पैरेलल है, अगर ये दो लाइंस है और ये पैरेलल है, लाइंस का नाम भी दे देते हैं L1 और दूसरा L2, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन है, एंगल ये जो फॉर्म करेगा और एंगल ये जो फॉर्म करेगा, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, तो इनका जो सम है ना वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 और एंगल 4 के। और ये जो है ना एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा कर जाऊंगा कि ये सब एंगल्स आपस में इक्वल्स कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी ही बताऊंगा, डोंट वरी, अभी ही बताऊंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 होगा, और ये जो 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये आपस में कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। अब क्यों हमने बताया ऐसा, अब ये देख लीजिए कि क्यों बताया। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से बताते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल को मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को संगत को बोलते हैं। तो ये अभी फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये लाइन, दो लाइन पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, ये भी मैं बताऊंगा, अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन जिसको थोड़ा सा समझ में आता है और जो लोग जानते हैं ये उनके लिए है कि ये एंगल कैसे इक्वल हो रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 बनाता है, और उसको हम लोग कौन से प्रॉपर्टी से कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं ना।
तो x प्लस वाई क्या हो गया 180 हो गया। तो ये x और ये y क्या हो गया 180 हो गया। अगर हम ये बात करते हैं इसका, तो ये भी क्या होंगे 180 बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसको और बिना प्रूफ के आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी दो पैरेलल लाइंस है ना, तो लाइन को आप कहीं से भी उठा के कहीं भी रखोगे तो वो लाइन वही लाइन कहलाता है, वो लाइन दूसरे लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका एंगल और ओरिएंटेशन, उसका जो झुकाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम ये L1 को उठाते हैं और L2 पे रख देते हैं, अगर L1 को ऐसे पकड़ते हैं और L2 पे रख देते हैं, अगर हम सपोज L1 को पकड़ लिए तो तुम्हारा थोड़ा सा डॉट से दिखा देते हैं। अगर ये L1 को पकड़े और ये L2 पे रख दिए तो ये L2 को पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। जब ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा तो ये लाइन को तो मैंने हिलाई नहीं ट्रांसवर्सल को, तो ये एंगल भी उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये y बराबर क्या हो जाएगा z होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब बिना कुछ प्रूफ के लीनियर पेयर वगैरह आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन कौन सा एंगल्स इक्वल होगा। जब ये वाला झुकाव ये वाले झुकाव के साथ इक्वल हो रहा है तो ये पूरा मैंने लाइन उठाया था ना जी, तो इधर वाला भी इधर के साथ इक्वल हो जाएगा, इधर वाला भी इधर के साथ इक्वल हो जाएगा, इधर वाला भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो हर एक कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सभी आपस में इक्वल्स हो रहे हैं। तो ऐसे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, कितना इजी तरीके से और कितना प्रैक्टिकली मैं आपको बताया कि इस लाइन को उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ओरिएंटेशन नहीं बदलना है, झुकाव नहीं बदलना है, सिर्फ लाइन को उठाना है और जैसे वो है ऐसे रख देना है, ठीक है। तो जो भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जो भी संगत कोण होगा, वो सभी के सभी इक्वल होंगे। जो भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो सभी के सभी इक्वल होंगे, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर की बात हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो। तो इतना सारा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये लेसन आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने ट्विटर हैंडल पे जरूर शेयर करें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएं ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी बहुत लेकर आऊं और आपको माइंड का आपका एकदम ब्रेन वॉश कर दूं। जो आपको कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशंस। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।